अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल सिस्टम की इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स और फीडबैक वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल फाउंडेशन के बारे में। मैथमेटिकल फाउंडेशन मतलब जो कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होंगी, वो कम्प्लेक्स वेरिएबल्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू इधर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स वेरिएबल कंसेप्ट। तो कम्प्लेक्स वेरिएबल कंसेप्ट पर जाने से पहले हम थोड़ा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, z=x + jy। अब इसके जो x पार्ट है वो हमारे पास एक रियल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो y है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट ज़ाहिर कर रहा है। ये जो j है ये इमेजिनरी नोटेशन है, इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। जनरली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसमें इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूज़ होता है, आयोटा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें मोस्टली जे यूज़ होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है। तो अगर हम इस नंबर को, ये जो z नंबर है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इधर लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम क्या इसको इधर एक पॉइंट के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये पॉइंट कहाँ होगा? ये x जो कि रियल एक्सिस पे है और y जो कि इमेजिनरी एक्सिस पे है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अब ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है, तो उतना हम x एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर 3 है, 4 है, 5 है तो वहाँ तक जाएंगे। तो ये हमारा क्या है? ये x है। इसको हम यूँ एक लाइन से रिप्रेजेंट कर लें। फिर इसी तरह अगर y को इसी तरह एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? वही कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसी नंबर को हम रेक्टेंगुलर में तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन अगर इसी नंबर को हम आर थीटा फॉर्म या पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम ओरिजिन से उस नंबर तक क्या करेंगे? एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका जो लेंथ है वो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड r होगी, और जो ये x एक्सिस या रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो इसका एंगल थीटा होगा। तो हम यहाँ पर दो तरीक़ों से हमने रिप्रेजेंट किया कम्प्लेक्स नंबर को। एक था रेक्टेंगुलर में और दूसरा पोलर में। अब रेक्टेंगुलर और पोलर में जो इंटर कन्वर्जन होती है उसके फार्मूले तो आप लोगों को पता होंगे। अगर नहीं पता तो वो किसी बुक से रिव्यू कर ले, क्योंकि ये आप लोगों ने कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ है। तो ये x r cos ऑफ थीटा। अब ये क्या चीज़ है? ये x किस तरह r cos ऑफ थीटा के इक्वल है? तो इसके लिए अगर हम इधर आए, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराए x एक्सिस पे, तो यहाँ तक x वैल्यू बनती है। अब अगर देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये तो इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये 90 एंगल है, और तो इसका ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस बन रहा है। तो हमारे पास जो कॉस ऑफ थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब x डिवाइडेड बाय r। तो उसको अगर हम फिर सिंप्लीफाई करके लिखें तो x हमारे पास इक्वल आता है r cos ऑफ थीटा। इसी तरह अगर साइन थीटा ले लें तो हमारे पास y आ जाएगा, y r साइन ऑफ थीटा। इसी तरह अगर हम r को रेक्टेंगुलर से हम थीटा में जाना चाहें, r थीटा फॉर्म में, तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आर फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्स और वाई चाहिए होगा। तो उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, इससे हमारा आर की वैल्यू निकल आएगी। और जो थीटा हम फाइंड करेंगे तो हम वाई और एक्स का टेंजेंट इन्वर्स लेंगे, तो उससे हमारा एंगल निकल आएगा। तो चूँकि x हमारे पास r cos ऑफ थीटा के इक्वल है, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम x लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। तो जिस तरह हमने उधर देखा था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई, एक्स को हमने इधर लिख दिया, इसको हमने y को हमने इधर लिख दिया, y इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। इसको हम एक दूसरी फॉर्म में, जिसको ऑयलर फार्मूला कहते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे के फॉर्म में उसको लिखना चाहे तो उसके फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि ई पावर जे थीटा इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा। इसको ऑयलर फार्मूला भी कहते हैं, और ये वो टेलर सीरीज़ कंपैरिजन से निकल आता है ये फार्मूला। तो ये हमारे पास इसके रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स आ गए। अब अगर पोलर फॉर्म में हम इसको लिखना चाहे तो z इज़ इक्वल टू आर ई पावर जे थीटा, ये हमारे पास जो ऑयलर फार्मूला है उसका पोलर फॉर्म है। या सिंपल हम लिख सकते हैं आर एट एंगल थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस आ गए कि उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की तरफ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा। तो जिधर भी आपको कंजुगेट का कहा जाए तो आपने जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये इसका आप लोगों ने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। अब हमारे पास पिछले स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट से पहले साइन था प्लस का, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको इन्वर्ट करना है आप लोगों ने। अगर ये प्लस है तो इसको माइनस कर देना है, और अगर ये माइनस है तो इसको प्लस कर देना है। इधर पे हमने उस प्लस का इन्वर्ट लिख दिया माइनस, तो ये उस नंबर का क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसी तरह जो फार्मूला है इधर इधर भी हमारे पास ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो कंजुगेट जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखना होगा तो आपने जस्ट क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देना है। तो जब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया तो इधर जो ऑयलर फार्मूला है उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस जे के साथ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी इस जे के साथ माइनस आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये z का z एस्टेरिक से रिप्रेजेंट हम क्या करते हैं, x कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के। अगर z को हम सिंपल z से रिप्रेजेंट कर ले तो ये इसका कंजुगेट जो होगा वो z एस्टेरिक से रिप्रेजेंट होगा, और यही रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है हर जगह पे कंजुगेट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इधर ये जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर आर थीटा फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पे इस जे के साथ ई की पावर जे थीटा की बजाय हम क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस जे थीटा। ये एक टेबल मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में डाला हुआ है ताकि आप लोग रिव्यू कर सकें कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो डिफरेंट हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो किस तरह होती है। तो इसको आप रिव्यू कर लीजिएगा, और इसके से रिलेटेड मैं एक छोटी सी असाइनमेंट बना दूंगा जो आप लोगों को मिल जाएगी गूगल क्लासरूम में। तो उस असाइनमेंट को
आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें एग्जांपल्स होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की तरफ। तो जिस तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, तो उसी तरह बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट्स होते थे जो एक्स और वाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के भी दो पार्ट्स होते हैं जिसके जिसको हम ये सिग्मा और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इसका रियल पार्ट है और जो ओमेगा है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। और इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम इधर कंट्रोल सिस्टम में एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कि इस एस को हम एक प्लेन में, जिसको एस प्लेन कहते हैं, उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिस तरह हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्स को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे थे, वाई को हम वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उस पे ले रहे थे। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास इधर भी जो रियल पार्ट है जो कि सिग्मा है, वो हमारे पास क्या होगा, इसका हॉरिजेंटल एक्सिस होगा। और जो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा, वो इसका वर्टिकल एक्सिस होगा। तो इसमें हम इस एक पॉइंट को जो कि एस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक S1 पॉइंट है और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिग्मा 1 और ओमेगा 1। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन थी। आर थीटा फॉर्म में भी इसकी रिप्रेजेंटेशन इधर दी हुई है कि इससे हम एक वेक्टर ड्रॉ करें इस पॉइंट की तरफ, और ये हमारे पास उसका एंगल बन रहा है। तो ये था एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और उसके रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? फंक्शन का लफ्ज़ जिधर भी आता है उससे मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो एक दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल है, कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है जी ऑफ एस, वो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट होगा एस पे। मतलब एस की हर वैल्यू के लिए इसकी कोई ना कोई वैल्यू, एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। तो तभी ये जी ऑफ एस जो होगा वो फंक्शन कहलाएगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस का। अब जिस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इमेजिनरी और रियल पार्ट्स हुआ करते थे, इसी तरह जो इसका फंक्शन है जी ऑफ एस, इसकी भी दो पार्ट्स होंगे। एक हमारे पास क्या होगा, रियल ऑफ जी ऑफ एस, और एक हमारे पास इमेजिनरी आई एम ऑफ जी ऑफ एस। ये आर ई ऑफ जी ऑफ एस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ जी ऑफ एस फंक्शन। और जो आई एम ऑफ जी ऑफ एस है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी ऑफ जी ऑफ एस फंक्शन। तो इसके भी उसी तरह दो पार्ट्स होंगे जो हम जिस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के थे, और इसको भी उसी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिर्फ इस प्लेन का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, जी ऑफ एस प्लेन हो जाएगा। पिछले स्लाइड में अगर हम देखें तो इधर इसको एस प्लेन का नाम दिया गया था, और इसके रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे, मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस पे, और इमेजिनरी पार्ट को हम वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह इस जी ऑफ एस फंक्शन को भी हम जी ऑफ एस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और रियल ऑफ जी ऑफ एस को हम एक्स एक्सिस पे जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास इमेजिनरी ऑफ जी ऑफ एस होगा उसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे।
और उस पे हम इस जी ऑफ एस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किसी पॉइंट से। अब आते हैं जो हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होंगे उसकी दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स की तरफ। एक है हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन और एक है हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा, जी ऑफ एस तभी सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा अगर एक एस की एक वैल्यू के लिए इसकी सिर्फ एक वैल्यू हो। मतलब अगर हम इसमें इस फंक्शन में एस को ज़ीरो पुट करें या कोई भी वैल्यू वन पुट करें तो उसके लिए इस जी ऑफ एस की एक ही वैल्यू आएगी। तो ये जी ऑफ एस हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है यहाँ पे जो दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम इसमें क्या करें वन पुट करें तो इधर इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास वन डिवाइडेड बाय वन इंटू वन प्लस वन। तो नीचे जो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वन और वन टू हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो के इसके साथ तो वन बाई टू। तो वन अगर हम इस पे इसकी वैल्यू वन पुट करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी वन बाई टू, माइनस वन बाई टू या कोई और वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर एस की एक वैल्यू के लिए हमारे पास जी ऑफ एस की सिर्फ एक ही वैल्यू आती है तो इस जी ऑफ एस को हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं एनालिटिकल फंक्शन को, एनालिटिकल फंक्शन की तरफ आते हैं। तो एनालिटिकल फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, तो ये जी ऑफ एस जो यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्रेजेंटेड है ये कब एनालिटिकल होगा, ये एक किसी रीजन में तब एनालिटिकल होगा जब इसकी वैल्यूज़ और इसके डेरिवेटिव की वैल्यूज़ सारी की सारी एग्जिस्ट करेंगी उस रीजन में। मतलब किसी भी वैल्यू जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं उस रीजन में इसकी एक कोई भी वैल्यू या इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, सारी की सारी वैल्यूज़ फाइनाइट होंगी, डिफाइंड होंगी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम ये पहले से जो लिखा है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ये एनालिटिक है किस रीजन में। एनालिटिक फंक्शन के साथ रीजन का ज़िक्र लाजमी होगा। एक तो वो फंक्शन होता है जो पूरे एस प्लेन में या पूरे जी ऑफ एस प्लेन में या पूरे एस प्लेन में कह लें उस सारे की सारी वैल्यूज़ के लिए एनालिटिक हो। तो मतलब उसकी सारी एस की सारी वैल्यूज़ के लिए उस फंक्शन की वैल्यूज़ डिफाइंड होंगी, किसी भी एक वैल्यू के लिए वो इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा। अब ये वाला जो फंक्शन है ये सारी वैल्यूज़ के लिए एनालिटिक नहीं है, ये एक स्पेसिफिक रीजन में जो है ना वो एनालिटिक है और इसकी एक कुछ वैल्यूज़ के लिए ये नॉन एनालिटिक है। अब ये जो फंक्शन है अगर इधर हम एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो या एस इज़ इक्वल टू माइनस वन पुट करें तो एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे भी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड आ जाता है। और अगर हम माइनस वन इसमें पुट करें तो माइनस वन प्लस वन ये भी हमें ज़ीरो देता है, तो वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इन दो वैल्यूज़ के लिए इस जी ऑफ एस की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी आती है, और माइनस वन के लिए भी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो सिवाय इन दो वैल्यूज़ के ये जो एस इज़ इक्वल टू माइनस वन है और एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सिवाय इन दोनों के ये फंक्शन एनालिटिक है तमाम वैल्यूज़ के लिए। एस की जो भी वैल्यू इधर पुट करेंगे वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन इन्फिनिटी वैल्यू किस पे आएगी, एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे,
और s इज़ इक्वल टू -1 पे। इसी तरह अगर हम एक दूसरी एग्जांपल को देख लें, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाली g ऑफ s इज़ इक्वल टू s+2, तो ये तमाम s की तमाम वैल्यूज़ के लिए, या यूँ कह लें कि तमाम s प्लेन में ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। हर एक s की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें तो s की अगर हम ख़ुद वैल्यू इन्फिनिट पुट करेंगे तभी इसकी वैल्यू इन्फिनिट आएगी। अगर s की वैल्यू फाइनाइट है तो g ऑफ s भी फाइनाइट होगा। तो ये तमाम s प्लेन में क्या है, एनालिटिक है। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो सॉल्यूशन के लिए यूज़ होते हैं कि हम किस तरह एक कंट्रोल सिस्टम के इक्वेशंस या जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसकी इक्वेशंस आती है उनको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये असल में एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, या इंटीग्रल्स भी हो सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 5x, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें फंक्शन कौन सा है, y, और जो डी वाई बाई डी एक्स है ये इस y का क्या है, डेरिवेटिव है, और जो x है वो हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम देखें तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आर आई ऑफ टी प्लस एल डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस 1/c इंटेग्रल ऑफ आई ऑफ टी डी टी इज़ इक्वल टू ई ऑफ टी, ये हमारे पास एक आर एल सी नेटवर्क जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में, तो असल में एक सिस्टम या एक नेटवर्क या एक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह ये वाला जो इक्वेशन है ये एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जो एक सेकंड ऑर्डर आरएलसी नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो आर एल और सी है ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंसेस हैं, आई ऑफ टी करंट है, और ई ऑफ टी जो है वो हमारे पास वोल्टेज है। ये जो ई ऑफ टी है ये हमारे पास है फोर्सिंग फंक्शन है इस इक्वेशन का, और जो आई ऑफ टी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एग्जांपल है। अब आते हैं लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो इसमें दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। एक ये जो डेरिवेटिव का पावर है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो हमारे पास इसके कोएफिशिएंट्स हैं जो n-1 से लेकर a0 तक हैं। तो अगर इस इक्वेशन में जो यहाँ पे एज है, मतलब जो ए कोएफिशिएंट्स हैं वो इस y ऑफ टी के फंक्शंस नहीं है, या मतलब इसके डेरिवेटिव इधर इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इस ए में अगर कोई y का टर्म नहीं है इधर लिखा हुआ, तो ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे y ऑफ टी इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया किसी भी सूरत में, तो फिर ये हमारे पास नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट में कोई y का टर्म ना हो, जो यहाँ पे y ऑफ टी है यह इधर कोएफिशिएंट में ना हो, डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट में ना आए। अब जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो जिस तरह मैंने
कहा कि ये जो n होता है ये डेरिवेटिव के पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी से हम ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन भी का भी पता लगा सकते हैं। अगर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, और इसमें सिर्फ ये दो आखिरी वाले टर्म्स होंगे, ये वाले। ये हमारे पास क्या है, इधर a1 1 बन जाएगा, फिर dy बाई डी टी प्लस a नॉट y ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन रहा है। अगर इस n की वैल्यू, ये जो n है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाए तो वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगा, और इसमें फिर हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी लेफ़्ट हैंड साइड में, डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस a1 डी वाई ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी प्लस a नॉट वाई ऑफ टी इज इक्वल टू f ऑफ टी। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, ये वाला, ये जनरल फॉर्म है किसी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको लीनियर ODE भी कहते हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जिसमें y का फंक्शन है, इसका एक डेरिवेटिव है, फिर y के साथ p ऑफ x है, और यहाँ पे जो फोर्सिंग फंक्शन है वो q ऑफ x है। तो हमारे पास ये p ऑफ x और q ऑफ x और x इसमें डिफाइंड है। अब इस को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल मेथड है, और फिर हम देखेंगे आगे जाके हम लैप्लास से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जनरल जो मेथड यूज़ होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले इन्वेंट करेंगे दो एक्स्ट्रा फंक्शंस इसमें, u और v, और y को हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू यू वी से रिप्लेस करेंगे। मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में जो आपको ये y नज़र आ रहा है, इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, u v के साथ। अब अगर y u v को के साथ रिप्लेस हो गया, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले इस y को, dy डिवाइडेड बाय dx इसका फाइंड करना चाहे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये dy डिवाइडेड बाय dx। अब इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा ये वाला, और ये किस तरह आता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है उसका डिफरेंशिएशन का, वो लगा के ये हमारे पास आ जाएगा। तो dy बाई dx इससे रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे ये टर्म, एक ये वाला और एक ये वाला टर्म जो है, ये रिप्लेस होंगी। इसको हम uv से रिप्लेस करेंगे, और इसको uv के डेरिवेटिव से, जो कि ये टर्म बन रही है, तो इसको इधर पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम u को फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, v को फाइंड करेंगे। और दोबारा हम जो ये हमने सब्स्टिट्यूशन की थी इसमें y इज़ इक्वल टू यू वी, और जो dy बाई dx की जगह हमने ये पुट किया था, तो इसको दोबारा सब्स्टिट्यूट करके हम असल इक्वेशन की जो वैल्यूज़ है हमें वो मिल जाएंगी। अब ये काम किस तरह होगा, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। इधर ये स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो पहले हम y इज़ इक्वल टू यू वी और dy बाई dx को इससे रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में। तो उसके बाद हम u और v के फैक्टर्स को अलग-अलग कर लेंगे कि v के साथ कौन से टर्म्स आ रहे हैं उसको अलग कर लेंगे, v u के साथ कौन से आ रहे हैं उसको अलग कर लेंगे। तो जो v वाला टर्म होगा तीसरे स्टेप में हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, मतलब v के साथ जो भी टर्म होगा उसको 0 से रिप्लेस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो उसमें सिर्फ u और x होंगे।
v वाले टर्म को ज़ीरो से रिप्लेस करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेंगे उसमें सिर्फ अननोन्स क्या होंगे, हमारे पास u और x होंगे। तो उसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करके u निकाल लेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या होगा वो हमें एग्जाम्पल में पता चल जाएगा जब हम इसके एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर जो भी वैल्यू आएगी इस u की उसको हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्टेप 2 में इक्वेशन आएगी उससे रिप्लेस करेंगे और उस इक्वेशन से हम फिर v की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। फिर बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे u और v को y इज़ इक्वल टू u v में, तो हमारे पास इसका सलूशन आएगा। सलूशन असल में क्या होता है, y की वैल्यू निकालनी होती है। तो y को हमने पुट किया था u इंटू वी के साथ, तो जब हम u v की वैल्यू निकालेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी और यही हमारे इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी। अब आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है कि इसको सॉल्व करें। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये लीनियर है कि नहीं। हमें पहले से पता है कि ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हमें पता चल रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आते हैं अपने स्टेप्स की तरफ, एक एक स्टेप को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने पढ़ा था कि y इज़ इक्वल टू यू वी और डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स से हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में। अब यहाँ पे p ऑफ x क्या है, 1 ओवर x। ये p ऑफ x क्या था, जो y के साथ हमारा कोएफिशिएंट था, तो वो क्या है, 1 ओवर x है। y के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर x, और जो q ऑफ x है वो 1 है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। दूसरे स्टेप में की तरफ आते हैं। पहले तो हम ये रिप्लेस कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 1 में जब हम रिप्लेस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाली टर्म आ गई, सही है। y में जो है ना, हमने y को इससे रिप्लेस कर दी इज़ इक्वल टू 1। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि जो v वाले टर्म्स हैं उसको अलहदा कर लेना है u वाले टर्म से। तो v एक इस टर्म के साथ आ रहा है, एक इस टर्म के साथ आ रहा है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। वो कैसे होगा कि इससे हम क्या करेंगे, v कॉमन ले लेते हैं। तो v कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया, डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डिवाइडेड बाई एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो ये v वाला टर्म हमने अलहदा कर लिया। अब इस टर्म को तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ज़ीरो के इक्वल जब पुट करेंगे तो इसको अगर इस साइड पे ले आएंगे, ये वाले टर्म को इस साइड पे ले आए, तो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू यू बाई एक्स बन जाता है। अब ये वाला जो इक्वेशन बन रहा है डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ये इस स्लाइड में, तो ये वाला जो इक्वेशन बन रहा है इसको हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या होगा कि जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंशियल डी यू है तो u इसकी तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स है तो x को हम उधर ले गए, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन जब अप्लाई होगा तो इसके 1 ओवर u का इंटीग्रल ln ऑफ u है और 1 ओवर x का इंटीग्रल ln ऑफ x है, प्लस एक कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो आ जाएगा c। इस इंटीग्रेशन चूँकि सारी जो हमारी इक्वेशन है वो नेचुरल लॉग के फॉर्म में है, तो इसका जो कांस्टेंट होगा वो भी नेचुरल लॉग के फॉर्म में होगा, तो इसको c को हमने रिप्लेस कर दिया ln ऑफ k के साथ। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u की वैल्यू आ जाएगी kx। अब इसी u की वैल्यू को हमने बैक सब्स्टिट्यूट करना है, जो स्टेप 2 में हमारे पास इक्वेशन आया था। स्टेप 2 में इक्वेशन कौन सा आया था, ये
ये वाला इक्वेशन आया था हमारे पास स्टेप 2 में, जो जिसमें हमने फैक्टर वी को अलग-अलग कर लिया था। अब इसमें अगर हम इसको पुट करेंगे u को, तो हम वही कंडीशन रखेंगे कि इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके इसको बाद में हमने u पुट कर लेना है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब उस इक्वेशन में बाकी पार्ट को ज़ीरो कर दिया तो ये हमारे पास रह गया u, इधर रह रहा था dv/dx इज इक्वल टू 1 रह रहा था, तो u की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी। तो स्टेप 6 में अब इस जो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास था ये वाला, इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, dv इस साइड पे dx/x इस साइड पे dx इधर था, kx इधर था, x इधर डिवीज़न में आ गया यहाँ पे। तो अब इसका इंटीग्रेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करके हम kv, यहाँ पे डिफरेंशियल था सिर्फ, तो वो इंटीग्रल के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे kv रह गया ln ऑफ x प्लस सी। इसी तरह जो ln ऑफ x है तो ln ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो लॉगरिथम का रूल है कि डिवीज़न को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक ln में लिखना चाहें और इधर प्लस का साइन हो तो ये दोनों टर्म्स हम प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो वो रूल अप्लाई करके हम ln ऑफ सी एक्स लिखते हैं। अब जो k है इधर डिवीज़न में आ गया, तो 1/k ln ऑफ सी एक्स, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास v और u दोनों की वैल्यूज़ आ गई, तो हम इस इक्वेशन में u और v की वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन आ गई, और थोड़ा सा सिंप्लिफिकेशन के बाद हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई। तो ये थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन का एक मेथड। आगे जाके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेंगे। तो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगा। लैप्लास और जी ट्रांसफॉर्म, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।